हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इजी केमिस्ट्री बाय रश्मि नामदेव पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं, है ना, क्लास 10th की कार्बन और उसके यौगिक। और आज हम इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, साबुनीकरण अभिक्रिया और मिशेल का निर्माण। ठीक है, यानी साबुन गंदगी कैसे साफ करता है, इसे पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में हम लोग। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम साबुनीकरण अभिक्रिया। देखिए, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था दो चीज, कौन कौन सी, एक इथेनॉल और एक एथेनोइक अम्ल। वास्तव में इथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के निर्जलीकरण से हमें एस्टर मिला था, ये हमने लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। और जब एस्टर की किसी क्षार जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई जाती है, तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है या कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण प्राप्त होता है। इसे ही हम साबुन कहते हैं और ये अभिक्रिया साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। चलिए तो देखते हैं। हमने साबुनीकरण देखिए हम इसकी परिभाषा बाद में लिख लेंगे, पहले हम देखते हैं अभिक्रिया, है ना। पिछले बार हम लोगों ने क्या पढ़े थे, इथेनॉल यानी C2H5OH। ठीक है, ये है एथेनॉल। ठीक, जब एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको कहते हैं, तो ये C2H5COOH ये प्रोपियोनिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? प्रोपियोनिक अम्ल। ठीक है, और जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है और इससे जल का एक अणु यानी यहाँ का OH और यहाँ से H ये निकल जाए, यानी -H2O। ठीक है, निकल गया, और जो बचा है उसको लिख दीजिए C2H5COO, C2H5। ये बन गया डाई एथिल एस्टर, है ना, डाई एथिल एस्टर। ये हम साबुनीकरण की अभिक्रिया देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पद, प्रथम पद। दूसरे पद में ये जो एस्टर बना है C2H5COO, C2H5। अब क्या होता है, इस पर हम किसी भी क्षार की अभिक्रिया करा दें, जैसे हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हम इसके ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करा दें। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया होगी तो पुनः इसी के जैसा बैकवर्ड रिएक्शन के जैसा होगा, लेकिन हमें एक चीज जो प्राप्त होगा वो C2H5COONA, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, और प्लस हमें फिर से C2H5OH यानी इथेनॉल प्राप्त हो गया। देखो, इसी का समझो ये बैकवर्ड रिएक्शन है, केवल हमको इस H की जगह क्या मिल गया है, सोडियम सॉल्ट, है ना। ये प्रोपियोनिक अम्ल का सोडियम लवण है। ये क्या है, सोडियम लवण। किसका? प्रोपियोनिक अम्ल का। प्रोपियोनिक अम्ल का ये सोडियम लवण है। और ये जो सोडियम लवण है
इसी को ही हम कहते हैं साबुन। क्या कहते हैं? साबुन। अभी और अच्छे से बताऊंगी। और ये पूरी अभिक्रिया कहलाती है साबुनीकरण अभिक्रिया। ठीक, तो साबुनीकरण अभिक्रिया हम एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं? जब किसी एस्टर है ना, कोई भी एस्टर हो सकता है, एस्टर पर किसकी अभिक्रिया कराई जाए? क्षार की अभिक्रिया। क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तब कार्बोक्सिलिक यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होता है। लवण प्राप्त होता है। यही अभिक्रिया साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और यानी ये जो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण मिला है, यही साबुन है। ठीक, और यह पूरी क्रिया साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। वास्तव में जो सोडियम लवण है वो साबुन होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो पोटेशियम लवण है वो शैम्पू होता है। ठीक है, तो और ये पूरी अभिक्रिया साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको ये लिख लीजिए, और फिर अब हम आगे की पढ़ाई करते हैं। चलिए, अब हम लोग साबुनीकरण अभिक्रिया देख लिए। अब हम देखेंगे मिशेल निर्माण की क्रियाविधि, यानी कि साबुन गंदगी कैसे साफ करता है। ये बच्चों हर साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है, इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़िए और ध्यान से समझिए। देखिए, अब मिशेल निर्माण की क्रियाविधि देखिए। वास्तव में जो साबुन होते हैं, साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। साबुन क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले। लंबी श्रृंखला यानी कैसा? कार्बोक्सिलिक अम्ल तो हमें पता है कि RCOOH है ना। तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अब अभी हमने साबुनीकरण अभिक्रिया में देखे कि ये क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा या पोटेशियम हो जाएगा। ठीक, हम सोडियम को लेके चलते हैं। तो अब ये R जो है, ये ही लंबी श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। तो किस तरह से? जैसे CH3 CH2 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 है ना, लंबी श्रृंखला बनाती जा रही हूँ। CH2, ये देखिए, ये लंबी श्रृंखला और भी लंबी हो सकती है। तो हम चाहें तो इस पे हम ऐसा करके हम क्या लगा सकते हैं? N टाइम्स भी लगा सकते हैं। यानी ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की लंबी श्रृंखला हो गई, और इसी लंबी श्रृंखला वाले सोडियम या, मिटाई देती हूँ इसको, सोडियम या पोटेशियम लवण को ही हम क्या कहते हैं? साबुन। अब ये साबुन, ये हो गया O, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये COO, और यहाँ पर हो गया Na। ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए। एक पार्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और दूसरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये साबुन जो है, इसको हमने दो भागों में बांटा। ये भाग जो होता है, ये होता है कार्बनिक भाग, है ना। इसमें पूरा का पूरा देखिए, ये पूरा भाग जो है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो ये कार्बनिक भाग है। इसी कार्बनिक भाग को
हम अनआयनित, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बनिक जो है वो आसानी से आयनित नहीं होता, इसलिए ये अनआयनित भाग हो गया। अनआयनित भाग, ठीक है। और ये जो अनआयनित यानी आयनन जिसका नहीं होगा, उसी भाग को हम बोलेंगे जल विरागी भाग। कौन सा भाग? जल विरागी, यानी ये पानी से दूर भागेगा। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। यही भाग हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। तो आप फिर से समझिए, हम अभी यहाँ साबुन समझ रहे हैं, ये वास्तव में क्या है? ये साबुन है, ठीक है। साबुन क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण, है ना। साबुन है लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। क्या होते हैं? ये साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। कौन? साबुन, ठीक है। तो हम साबुन की एक इस तरह से स्ट्रक्चर बना लिए, लंबी श्रृंखला वाला भाग हो गया और ये उसका सोडियम लवण हो गया। तो ये जो कार्बन और हाइड्रोजन से जो बना है, इसी को हम कार्बनिक भाग कहेंगे। किसका? साबुन का। यही भाग अनायनित होता है, यही भाग जल विरागी या हाइड्रोफोबिक होता है, ये पानी से दूर जाएगा, ठीक है। और ये जो भाग है ये साबुन का, ये है आयनिक भाग। आयनिक भाग है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ये सोडियम जो है वो अकार्बनिक भाग आ गया, और ये सोडियम और ये जो है ये आयनों में विन्यसित रहता है, आयनों में बटा रहता है। ये सोडियम के ऊपर धन आयन और COO के ऊपर ऋण आयन, इसलिए ये साबुन का कौन सा भाग कहलाता है? आयनित भाग कहलाता है। और इसी को हम जलरागी भाग, या इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिलिक भाग, ठीक है। अब क्या होता है? देखिए ये भाग ये पानी में नहीं घुलता, नीचे लिख देती हूँ यहाँ पर। ये जो जल विरागी भाग है ना, ये पानी में अघुलनशील है, लेकिन पानी में तो अघुलनशील है, लेकिन तेल में घुलनशील है। तेल में घुलनशील या कार्बनिक जो पदार्थ को ये घोल लेता है। और ये कैसा है? ये पानी में घुलनशील है। ये पानी में घुलनशील है, ठीक है। अब देखिए इतना आप पहले नोट कीजिए, फिर अब हम पढ़ेंगे मिशेल बनाने की विधि, है ना। मिशेल की क्रिया विधि पूरा अच्छे से अपन पढ़ेंगे। देखिए अब आपने पढ़ लिया कि साबुन के दो पार्ट हैं, है ना, एक अनायनित और एक आयनित पार्ट है, ठीक है। अब जैसे ही चिकनाई युक्त गंदगी आया, है ना, कोई मान लीजिए ये एक तेल का ड्रॉप है, चिकनाई, है ना, ये क्या है? चिकनाई वाला कोई गंदगी है। तो हमने अभी देखा
कि जो साबुन है ये लंबी श्रृंखला वाले, ये देखिए इस तरह से लंबी श्रृंखला वाले क्या होते हैं, ये सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, ठीक है। और ये ONA। अब जैसे ही कोई तेल का बूंद आएगा या कोई चिकनाई वाली गंदगी आएगी, वैसे ही जो साबुन के ढेर सारे जो अणु रहेंगे उसका जो अनआयनिक पार्ट है ना, जो जल विरागी पार्ट है, वो क्या होगा, वो इससे इसको आएगा और इस तरह से पकड़ लेगा। ये साबुन है ना, साबुन का कौन सा भाग है, अनआयनित पार्ट है। ये जिग जैग से आप कंफ्यूज मत होना, ये तेल ये साबुन का अनआयनित पार्ट है, ठीक है। और ये जो ऊपर है ये कौन सा, आयनिक यानी पानी से जुड़ा हुआ भाग है, यानी ये है वास्तव में कौन सा भाग, C, यहाँ पर O और ONA, ये यहाँ पर ये पूरा कौन सा भाग है, अनआयनित भाग है, जो जल रागी है, यानी इससे जल के अणु चिपकते हैं, ठीक है, ये ऐसा, ठीक। अब जैसे ही अब सब ये जो साबुन का जो अनआयनित भाग था या हाइड्रोफोबिक भाग था, उसने तेल के अणुओं को जाकर जकड़ लिया या उसमें घुल गया, और जैसे ही साबुन लगाकर, जैसे ही साबुन के द्वारा उसमें रगड़ पड़ती है, ये वैसे ही निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो तेल की बूंद है, ये देखिए, ये तेल या चिकनाई, आप चिकनाई भी बोल सकते हैं, है ना, तेल या चिकनाई। और ये जो भाग है ये कौन सा है, हाइड्रोजल विरागी, जल विरागी भाग, ये जल विरागी भाग, ठीक है। और ये दोनों ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मिशेल का निर्माण करते हैं, मिशेल, ये मिशेल का निर्माण हुआ। आ रही है बात समझ में, ये यानी ये चिकनाई है, गंदगी। देखिए, अगर सामान्य किसी हमारे ऊपर है, स्किन के ऊपर या कपड़ों के ऊपर सामान्यतः यदि क्या लगा रह जाए, सामान्यतः यदि धूल डस्ट है तो वो पानी से साफ हो जाता है, हाँ। लेकिन यदि मान लीजिए चिकनाई है, जैसे स्किन से भी ऑयल निकलता रहता है, और उसके ऊपर जब डस्ट जम जाए तो वो ऑयली पार्ट सामान्य पानी से साफ नहीं होता, उसके लिए हमें साबुन ही लगाना पड़ता है। तो क्या होता है, ये साबुन के जो दो भाग हैं, तो उसका जो जल विरागी पार्ट है वो कार्बनिक विलायकों में विलय था, तो वो जो चिकनापन है उसमें घुल जाएगा, और इस तरह से उसका जो जल रागी पार्ट है वो बाहर की तरफ रहेगा। ये वाला आप याद होगा, ये आपका जल रागी पार्ट है ना, ये कौन सा भाग है, जल रागी। अभी मैंने दोनों चित्र बना के आपको बताई थी, ये जल रागी भाग, ठीक। अब क्या होगा, तेल और जल विरागी भाग ये दोनों एक दूसरे में घुल गए, और जैसे ही ऐसे से रगड़ा जाता है, हाँ, वैसे ही ये मिशेल जो है वो अलग हो जाएगा, यानी चिकनाई सहित मिशेल अलग हो जाएगा। और यही मिशेल निर्माण की क्रियाविधि है, और यही इस प्रश्न का उत्तर है कि साबुन गंदगी को कैसे साफ करते हैं। वास्तव में साबुन गंदगी के साथ मिशेल का निर्माण करते हैं, और रगड़ने के कारण कपड़ों से या स्किन से मिशेल अलग हो जाता है, और वो चिकनाई जो है वो साफ हो जाती है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, साबुन और अपमार्जक में अंतर।